हाँ तो दोस्तों, यूएस टावर एग्रीकल्चर फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। जैसा कि आज केशवानंद यूनिवर्सिटी के द्वारा जेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई, उसमें बायोलॉजी पेपर का सॉल्यूशन इस प्रकार है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे निम्न में से किसमें आवर्तबीजी पौधों के कृत्रिम वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा था। यहाँ दो वैज्ञानिक थे, एक था कैरोलस लीनियस और दूसरा था थियोफ्रेस्टस, जिसको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस अपने ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ आएगा अपना सी ऑप्शन, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस उसने कृत्रिम वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा था। सेकंड है, एक पूर्ण पुष्प के चार चक्र कौन कौन से होते हैं। एक पुष्प होता है, उसमें चार भाग होते हैं, दो सहायक अंग होते हैं, दो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स या जनन अंग होते हैं। ये चार अंग क्रमशः बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। यहाँ ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा बी, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम। ये कह रहा है हरित लौक के किस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसा कि अपन ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी थी, प्लांट फिजियोलॉजी में अपन ने पढ़ा था C3 चक्र, C4 चक्र। तो C4 जो पादप होते हैं, C4 पादपों में पाए जाने वाला जो ग्रेना पोर्शन होता है, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रेना वाले हरित लौक के ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। दो भाग होते हैं यहाँ दोस्तों, एक होता है ग्रेना, दूसरा होता है स्ट्रोमा। तो ग्रेना वाले भाग में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। देखो, ये पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या पादप हार्मोन को अपन दो श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर्स, एक होता है ग्रोथ इनिबिटर्स। वृद्धि प्रेरक, वृद्धि अवरोधक। यहाँ जिब्रेलिन प्रेरक होता है, साइटोकाइन भी प्रेरक होता है, ऑक्सिन भी प्रेरक होता है, लेकिन एब्सिसिक अम्ल हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो एक प्रकार से वृद्धि अवरोधक, वृद्धि को रोक देता है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा अपना ए। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में निम्नलिखित अंतर होते हैं। ब्रायोफाइटा, जब अपन ने प्लांट किंगडम पढ़ा था, पादप जगत चैप्टर नंबर 3, तो अपन ने पढ़ा था कि पादप जगत को 5 वर्गों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा के अंदर शैवालों को रखा जाता है, इस कारण इसको शैवाल वर्ग भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा जिसके अंतर्गत क्या नाम से लीवरवर्ट और मॉस आते हैं, लेकिन लीवरवर्ट और मॉस में देखो स्त्रीदानी होती है, कसाबीय पुंबुंग होते हैं, सबवैन स्वतंत्र युग्मकोद्भिद होते हैं, लेकिन सबवैन उत्तक तंत्र नहीं पाए जाते, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। तो यहाँ टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों में अंतर यही होता है कि सबवैन उत्तकों का क्या होता है, अभाव। अगला प्रश्न आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है। देखो, गैमेट्स बनने के दौरान, युग्मक बनने के दौरान अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट होता है, उसकी प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है। उसमें 5 उपावस्था होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। तो पैकाइटीन उपावस्था के अंतर्गत जो समचात जो गुणसूत्र होते हैं, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक क्रोमेटिड्स के दो भाग होते हैं, एक तो सिस्टर, एक होता है नॉन सिस्टर। सिस्टर क्रोमेटिड्स जीन विनिमय में भाग नहीं लेते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जीन विनिमय में क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने दोस्तों इजी, बहुत इजी पेपर है। अपन ने जो क्रैश कोर्स में पढ़ा था, लॉन्ग ईयर के कोर्स में पढ़ा था, उसमें सारे टॉपिक, सारे प्रश्न एक एक दो बार पढ़ रखे हैं। मैंने आपको क्या नाम से, मेरी बात सुनो, गैमेट्स बनाना सिखाया था। मैंने बताया था कि विषम युग्मजी जो जीन है, उसके जोड़ों की संख्या को हम देखेंगे। विषम युग्मजी जीन के जोड़ों की संख्या को देखेंगे तो ऑटोमेटिक गैमेट्स बनने के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गैमेट्स बन जाएंगे। तो विषम युग्मजी जीन, जिसमें जीन का वह जोड़ा जिसमें दोनों जीन अलग अलग हो, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग है। तो यह जीन के कितने विषम युग्मजी जीन के कितने जोड़े बने, 2। अगर अपन फॉर्मूला रखते हैं 2 की पावर n, 2 की घात n, जहाँ n बराबर विषम युग्मजी जीन के जोड़ों की संख्या, तो n की वैल्यू 2 आई, तो 2 की पावर 2 खोला तो 2 गुणा 2, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो मेरी बात सुनो, डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे दोस्तों, 4 तरह के। आगे आपको दीपक सर ने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, प्लांट फिजियोलॉजी लॉन्ग ईयर और क्रैश कोर्स दोनों में दीपक सर ने पढ़ाई थी। तो वहाँ उन्होंने पढ़ाया था ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम।
जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर संपन्न होता है। जब ईटीएस में अपन NADP और FADH2 का ऑक्सीकरण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उस इलेक्ट्रॉनों को सबसे लास्ट में क्या नाम से, मेरी बात सुन लो, ऑक्सीजन अडॉप्ट करता है और ऑक्सीजन अडॉप्ट करके क्या बना लेता है, जल, H2O। तो यहाँ सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही ईटीएस के अंदर कौन सा होता है, ऑक्सीजन। कौन होता है, ऑक्सीजन। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको बताया था इकोलॉजी के अंदर की खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। फूड चेन दो प्रकार की होती है, एक होती है चारण खाद्य श्रृंखला या गुड ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है परजीवी या पैरासाइट फूड चेन, और एक होती है अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। ये कह रहा है अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, तो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, मृत कार्बनिक पदार्थों से। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव मृत कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं और भक्षण करके फूड चेन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ आएगा बी। ये अल नीलो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विकसित होता है। ये अपने इकोलॉजी में से आया है, इकोलॉजी में पारितंत्र वाले टॉपिक में से आया है। अल नीलो भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहाँ विकसित होता है, तो प्रशांत महासागर के आसपास तटवर्ती क्षेत्रों में होता है। तो अल नीलो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विकसित होता है प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में। आगे आता है बावड़ी, टांका, जोहड़ कुएं को बोलते हैं। और पार संचयन और संरक्षण की पारंपरिक विधि किसको, बावड़ी के अंदर, टांके के अंदर, जोहड़ के अंदर, कुएं के अंदर, इनके अंदर अपन किसका संचय करते हैं, तो वहाँ मृदा का तोड़ी करते हैं, खाद्यान्नों का तोड़ी करते हैं, वहाँ पर जल का संचय करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए, जल का संचय, वाटर कलेक्शन। मैंने इकोलॉजी में मैंने खुद ने बताया था आपको, और बार बार मैं कहता भी रहा था, इकोलॉजी के अंदर दो तरह के, आपको जब जैव विविधता का संरक्षण करना होता है तो जैव विविधता के संरक्षण में दो तरह की विधि थी। एक था इन सिटू कंजर्वेशन, एक था एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन में जीव जो जिस आवास में रहता है उसी आवास में रह करके अपन उसको सुरक्षा देंगे, वो तो होगा स्वस्थानीय संरक्षण। तो ये पूछ रहा है एक्स सिटू कंजर्वेशन, बहिस्थानीय संरक्षण, जीव को उसके आवास से निकालेंगे, निकाल करके दूसरे आवास में रखेंगे। तो देखो पवित्र उपवन स्वतः स्थानीय संरक्षण है, बायोस्फीयर रिजर्व सही स्थानीय संरक्षण है, इन सिटू कंजर्वेशन है, जैव अभ्यारण्य सेंचुरी ये स्वस्थानीय संरक्षण है, बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क या जंतु उद्यान एक प्रकार का क्या नाम से एक्स सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। तो यहाँ ऑप्शन आएगा दोस्तों बी। आगे निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम, केजिनस केजन। लेग्यूमिनेसी कुलों में अरहर, अरहर अपन ने पढ़ा था, और अरहर ये क्रॉप में भी पढ़ा था आपने एग्रीकल्चर में। तो अरहर का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम होता है भैया केजेनस केजन, अरहर का। गेहूं, धान, मक्का मैंने खूब बताया था, और ये 2023 में ऐसे कैसे आया था, सभी खाद्यान्न किस कुल से संबंधित रखते हैं, तो पोएसी कुल। गेहूं, धान, मक्का और अनाज ये सब क्या है, खाद्यान्न फसल है, और खाद्यान्न फसलें जो है वो सारी कौन से कुल से संबंधित होगी, पोएसी कुल से। डी ऑप्शन, पोएसी कुल से संबंधित होगी यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ये कई बार बताया था मैंने खुद ने, चलती क्लास में जब पेपर सॉल्यूशन था उसके दौरान भी बताया था, प्रीवियस पेपर जो थे अपने हल किए थे तब भी बताया था। अब आपको पता चल गया होगा कि पेपर वही आया है जो अपने यूएस टावर एग्रीकल्चर फाउंडेशन में अपन ने पढ़ा है, चाहे वो लॉन्ग ईयर का हो चाहे क्रैश कोर्स के बच्चे हो। क्रैश कोर्स के भैयाओं को भी टोटल एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट इसके अकॉर्डिंग पढ़ाए गए थे। ये देखो पिछली बार भी आया था कि ईसबगोल प्राप्त करने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है, तो ईसबगोल की भुस्सी, ईसबगोल की जो भुस्सी होती है उसका उपयोग औषधीय पादप के रूप में, औषधीय भाग के रूप में किया जाता है। यहाँ फल, तना, जड़ और बीज, ये भुस्सी जो होती है बीज से प्राप्त होती है। ईसबगोल का जो बीज होता है, तो यह आएगा बी, सी ऑप्शन। कपास के पौधों में देखो, कपास के पादप में 99% सेल्यूलोज होती है, और कपास जो होता है उसको व्हाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि कपास के पौधे के बीजों से प्राप्त जो लिंट होती है, रेशा होता है, वो मुख्यतः किस कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है। क्रॉप वाले टॉपिक में से जया रत्ना एग्रीकल्चर बायोलॉजी में भी है, उसके अलावा क्या नाम से एग्रीकल्चर में भी है, क्रॉप वाले टॉपिक में। जया रत्ना ये उच्च उपज देने वाली अर्धबोनी किस्म है। ये अर्धबोनी किस्म किसकी है, तो यहाँ पर देखो गेहूं भी दे रखा है गलत, मक्का दे रखा है गलत, जौ दे रखा है गलत, धान यानी चावल, चावल की सबसे
बेस्ट किस्म मानी जाती है जया और रत्ना। इसी क्रम में दोस्तों अपन जब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 अपने आ गया बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक दीपक सर ने पढ़ाया। उसमें कह रहा है अपन ने पढ़ा था पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन के लिए जिस पादप कटे हुए खंड का उपयोग किया जाता है, मैंने कई बार बताया था, उसको कहते हैं कर्तोतक, एक्स प्लांट। एक्स प्लांट। कैलस क्या होता है? कैलस तो अविभेदित कोशिकाओं का समूह, गलत। सोमा क्लोन समान रूप से प्राप्त होने वाली पादप प्रजातियां, क्लोन, गलत। तो यहाँ आएगा एक्स प्लांट, कर्तोतक। ये फिर बायोटेक्नोलॉजी में से आ गया आणविक कैंची या रासायनिक चाकू किसे कहा जाता है? तो अपन ने पता है कि डीएनए जो होता है उसको विशिष्ट स्थलों से काटने के लिए कुछ एंजाइम काम आते हैं। ये एंजाइम होते हैं प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। प्रतिबंधन एंजाइम भी दो प्रकार का होता है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ आ गया रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, सी ऑप्शन। यहाँ आ गया ट्रांसजेनिक बीटी फसल है, बीटी फसल जो कि बैसिलस thuringiensis जीवाणु जो है उससे क्राइजीन का स्थानांतरण करके तैयार की गई थी। यहाँ पर प्राप्त होने वाली जो ट्रांसजेनिक बीटी फसल है वो बैसिल कीटों के प्रति रोग प्रतिरोधी होती है। कह रहा है निमेटोड के प्रति, गलत। निमेटोड में तो सूत्रकृमि आएंगे। ये कह रहा है रोगों के प्रति प्रतिरोधी, गलत। कीट प्रतिरोधी, ये जो क्या नाम से, मेरी बात सुनो, जो बटरफ्लाई होती है, तितली वगैरह होती है, उसके लार्वा होती है, ये क्या नाम से कपास की फसल को खाकर नष्ट कर देते हैं। तो उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म तैयार करने के लिए अपन ने क्या नाम से बीटी कॉटन का तैयार किया, बीटी फसल तैयार की है। बीटी फसल में क्या होता है? बैसिलस thuringiensis जीवाणु होता है। बैसिलस thuringiensis जीवाणु जो होता है उससे क्राइजीन निकाल करके उसको कपास के पादप में या अन्य पादपों में स्थानांतरित करवा दिया जाता है। इसी क्रम में 20 प्रश्न मैंने हल करवा दिया। अब आपके सामने दीपक सर आएंगे और दीपक सर आगे के शेष जो 20 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। अग्रिम शुभकामनाएं सभी को, क्योंकि सबका सिलेक्शन हो रहा है। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, हमारी पढ़ाई के अनुसार, पेपर के अनुसार सारे भैया बहन जो यूएस टावर एग्रीकल्चर फाउंडेशन में जिन्होंने रह करके क्लास ली, उनका एक भी भैया ऐसा नहीं है जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा हो। धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बायोटेक से ही है ना। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में अपन ने पढ़ा था जीन थेरेपी। तो क्वेश्चन है 21 कि जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके आनुवांशिक रोगों को ठीक करने को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था बायोटेक में जीन थेरेपी का एप्लीकेशन पढ़ा था कि जीन थेरेपी में क्या होता है, मेनली जो आनुवांशिक रोग हो जाते हैं, ठीक है, उनको अपन ट्रीट करने के लिए अपन थेरेपी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि 1990 में एक 4 वर्ष की लड़की थी, उसका नाम था, उसमें एक एंजाइम की कमी हो गई थी, एडीए, है ना। तो उस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए अपन ने क्या किया था? जीन थेरेपी। तो इसका आंसर आ जाएगा 21 का जीन थेरेपी। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें बाजरे में मृदुल रोमिल आसिता होती है, एक किसके कारण होता है? ये होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनोकोला, ठीक है। तो 22 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है 23 क्वेश्चन है, बोर्डो मिश्रण बना होता है, किससे बना होता है? कॉपर सल्फेट प्लस चूना प्लस पानी से मिलकर बना होता है बोर्डो का मिश्रण, ठीक है। 23 में आ जाएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर है 24, इसमें क्या है? सिट्रस कैंकर रोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, किससे होता है? जैंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रूसीफेरस पौधों में लगने वाली श्वेत कीट या व्हाइट रस निम्न में से किसके कारण होती है? किसके कारण होते हैं? एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो ना एक कवक होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा, उसके कारण होती है, ठीक है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, वर्गीकी के लिए मूलभूत प्रक्रिया होती है। वर्गीकी जो टैक्सोनॉमी जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं उसमें अपन क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले उसमें होता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन होता है। पहचान के बाद अपन उससे क्लासिफाई करते हैं कि कौन से वर्ग में रखना है। क्लासिफिकेशन के बाद में उसका करते हैं नॉमेनक्लेचर और फिर बायोडाइवर्सिटी। तो जो 26 थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, इसमें देखो वर्गीकी के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आता है पहचान, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन।
फिर आता है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, फिर आएगा नामकरण जिसको बोलेंगे नॉमेनक्लेचर, और लास्ट में आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। फिर है 27 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा ब्लर है ये, अच्छे से देखना। पेट और आंत की परत में पाए जाने वाला ऊतक होता है। ठीक है, पेट और आंत में जो उपकला ऊतक पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? वो स्तंभाकार घनाकार उपकला। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे अपन? कोल्यूमिनार, क्यूबोइडल, एपिथेलियम। ठीक है, तो ये पाया जाता है पेट के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, अमीबा में जो पोषण पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? अमीबा में पोषण वो पाया जाता है होलोजोइक और फेगोसाइटोसिस। आपने पढ़ा होगा कि अमीबा में क्या होता है, अमीबा जो पोषण करती है वो कूटपाद बनाकर, है ना, जिनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो ये क्या बनाती है? कूटपाद बनाती है, का जो होती है फेगोसाइटोसिस करती है ना, भक्षण करती है। तो 28 में आ जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें केचुए में निम्नलिखित कार्यों के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। ठीक है, ये अपन नॉन कोडेटा वाला चैप्टर है, उसमें नॉन कोडेटा में आता है केचुआ। उसमें अपन क्या पढ़ते हैं कि केचुए में जो श्वसन होता है, श्वसन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता केचुए में। जो केचुआ होता है वो अपनी जो शरीर की जो त्वचा होती है, नम त्वचा, क्यूटिकल बोलते हैं उसके द्वारा श्वसन करते हैं। श्वसन के लिए केचुए में कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें डी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गण तो क्या होता है? कोलियोप्टेरा, और कुल क्या होता है? स्कारबेडी। ठीक है, 31 में आ जाएगा, 31 क्वेश्चन है, खपरा भ्रंग के जीवन चक्र की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनाज को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकती है? कौन सी पहुंचाती है? वयस्क और लार्वा। ठीक है, फिर है 32 क्वेश्चन, कीट एवं रोग प्रबंधन के संदर्भ में फसल चक्र और फसल प्रणाली का अध्ययन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कर्सा, क्या इसको बोलते हैं? कल्चरल विधि। ठीक है, फिर आ गए 33 क्वेश्चन। इसमें क्या है देखना, केचुए की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी जो सारी केचुए की है इसका भी उपयोग होता है वर्मी कंपोस्ट। इसमें से आएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्तीनिया फेडिटेया। इसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए नहीं होता केचुए की, ये एक प्रजाति होती है। उसके बाद आता है 34 क्वेश्चन है, दीमको की कौन सी प्रजाति या कौन सी स्पीसीज मुख्य रूप से फसलों और लकड़ी की संरचना को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होती है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी प्रजाति होती है? केवल श्रमिक प्रजाति। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, ये देखना, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राकृतिक पादप आधारित कार्बनिक कीटनाशक विधि है? ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं। देखो, ये होता है पायरेथ्रम। पायरेथ्रम क्या होता है? एक एल्केलॉइड होता है। एल्केलॉइड एक पौधा होता है। आजकल तो क्या होता है, पायरेथ्रम थोड़ा महंगा होता है, इसलिए अपन सिंथेटिक पायरेथ्रम यूज करते हैं। जो ये मच्छर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम होती है ना, उसमें भी पायरेथ्रम, सिंथेटिक पायरेथ्रम यूज होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा बी। ठीक है, 36 है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? पानी में घुलनशील, बहुत इजी क्वेश्चन है, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें है उच्चतर जंतुओं में गैसीय विनिमय के लिए निम्नलिखित में से कौन से अंग होते हैं? ठीक है, ये अपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में से है। देखो, अपना जो श्वसन तंत्र होता है वो नासा रंध्रों से स्टार्ट होता है और अपने सीधा जाके डायरेक्ट जो लास्ट होता है वो होता है जिसको बोलते हैं एल्वोलाई, या उसको बोलते हैं वायु कोश, वायु कुपिका। तो जो गैसीय विनिमय होता है, यानी अपन जो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, वो ब्लड के साथ में एक्सचेंज कहाँ करता है? इस लेवल पे। इसको बोलते हैं एल्वोलाई, या बोलते हो वायु कोश, या बोलते हैं वायु कुपिका। ठीक है, तो वायु का जो विनिमय होता है, विनिमय का इन द सेंस कि जो O2 होती है वो तो वायु कुपिका से ब्लड में आती है, और ब्लड में जो CO2 होती है वो वायु कुपिका में होती है, और वहां से फिर वो बाहर निकल जाती है ना। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? सॉरी 38, मानव रक्त का पीएच होता है, कितना होता है? मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, यानी कैसा हो गया? हल्का क्षारीय, है ना। 7 पे न्यूट्रल हो गए, 7.4 पे क्या हो गया? बेसिक। लेकिन कौन सा बेसिक? लाइट, है ना, हल्का क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाएगा, शुक्राणु का एक्रोसोम निम्न से निर्मित होता है, किससे होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्पर्मेटिड। इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पूरे पेपर का ये। 40 जो रिप्रोडक्शन से आया है। ठीक है, इसमें क्या है? ये बोल रखा है कि अंडोत्सर्ग की शुरुआत
के दौरान हार्मोनल स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो देखो 3 फेज होती है, एक होती है फॉलिकुलर फेज, फिर फॉलिकुलर फेज के बाद में आता है ओव्यूलेशन और फिर आता है ल्यूटियल फेज। तो इसमें वो अपन से पूछ रहा है कि अंडोत्सर्ग की शुरुआत यानी अंडोत्सर्ग से पहले पूछ रहा है। तो अंडोत्सर्ग से पहले जो हार्मोनों की स्थिति में क्या होता है, एस्ट्रोजन सर्ज होता है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल उच्च होता है। फिर जैसे ही अंडोत्सर्ग होता है उस हार्मोन LH सर्ज बोलते हैं जिसको, और अंडोत्सर्ग होने के बाद में क्या बन जाता है, प्लस ल्यूटियम। तो अंडोत्सर्ग के बाद कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो कंटिन्यूसली क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इसमें अपन से पूछ रहा है वो अंडोत्सर्ग की शुरुआत यानी अंडोत्सर्ग से पहले। तो इसमें देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पढ़ना, प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, गलत है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है अंडोत्सर्ग के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है जबकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर घटता है, ये भी गलत है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर घटता नहीं है, जो रहता है वो लेवल मेंटेन रहता है। फिर सी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का स्तर एक साथ बढ़ता है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत है ना, दोनों का स्तर एक साथ नहीं बढ़ता। फिर है ऑप्शन नंबर डी पढ़ना, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है, सही है। ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन का स्तर ज्यादा होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का स्तर, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का नहीं। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ना बढ़ता है घटता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा डी, है ना। ये सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है पूरे पेपर का और अच्छा क्वेश्चन है। ये रिप्रोडक्शन से आया है जो अनिल सर ने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये हो गया अपना बायो का पूरा पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद है कि आपके लगभग जो भी पढ़ाया, चाहे क्रैश कोर्स में पढ़ाया, चाहे लॉन्ग ईयर में पढ़ाया, एज इट इज। यहाँ तक कि लॉन्ग ईयर में तो चलो बहुत टाइम रहता है, लेकिन जो क्रैश कोर्स में जितना कंटेंट दिया है उस पूरा जो पेपर है एज इट इज उस कंटेंट में से ऐसे कैसे मिला है, ठीक है। थैंक यू। आगे का